नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। आज का हमारा वीडियो नंबर है संपूर्ण भारत का भूगोल और वीडियो नंबर आज का हमारा 3 है। ठीक है, रोज मैं आपको 50 डेली 50 प्रश्न करवा रहा हूं और ये वीडियो नंबर हमारा तीसरा वीडियो है, यानी कि आपसे 1 से 50 तक क्वेश्चन इसमें होंगे। सारे प्रश्न आपको डिटेल में मिलेंगे और जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत होगी ट्रिक के माध्यम से भी आपको समझाया जाएगा, और जहाँ पर इमेज के माध्यम से समझाया जा सकता है मैप वगैरह, तो वहाँ से भी आपको इमेज के माध्यम से समझा दिया जाएगा। ठीक है, अब इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, बाद में वीडियो के बाद में आपके लिए एक मॉक टेस्ट भी होगा, जो आपको मॉक टेस्ट में आप सभी लोग भाग लेंगे, जिससे पता चलेगा कि आपको 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नेजावती नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? जो नेजावती नदी है पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। देखिए, नागावली नदी पश्चिम की ओर नहीं बल्कि पूरब की ओर प्रवाहित होती है। यह पूर्वी उड़ीसा से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अगला है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जो बांग्लादेश है उसे ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। किस? जमुना के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है या राकसताल झील के पास इस प्रकार निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से भारत में इस प्रकार कुछ प्रवेश करती है। ठीक है, यहीं पर गंगा नदी मिल जाती है और जब ये दोनों संयुक्त धाराएं मिल जाती हैं तो इसी को मेघना कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं, आसाम घाटी से बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर जमुना कहा जाता है। पद्मा यानी कि गंगा से संगम के बाद संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। देखिए, जो गंगा नदी है इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो जब गंगा नदी की धारा और ब्रह्मपुत्र नदी की धारा जब मिल जाती है एक जगह, तो उसे मेघना के नाम से जाना जाता है, जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। दोनों धाराएं मिलकर क्या सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। अब इसमें कंफ्यूजन रहता है ऊंचे में और लंबाई में। तो देखिए, ऊंचा टी से क्या हुआ? टिहरी बांध। टी क्या है? ऊंचा है। देखिए ऐसे, ठीक है, टी क्या है? ऊंचा है, कुछ इस प्रकार से ऊंचा है। तो जब ऊंचा पूछे भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो आपको टिहरी बांध बताना है। टी कुछ इस प्रकार बनता है, ठीक है, आपके सामने है, तो ये टिहरी बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। यह उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखिए, लंबा बांध आ गया, तो अगर आपको ऊंचा पता होगा, टिहरी ऊंचा, ठीक है, टी से आप लोग याद रखेंगे तो आपको लंबा में कंफ्यूजन नहीं होंगे। हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में है और कहाँ पर? महानदी पर स्थित है। अब हीरा कहाँ पाया जाएगा? हीरा कोई साधारण नदी में तो पाया नहीं जाएगा, हीरा तो एक बढ़िया नदी में पाया जाएगा। बढ़िया नदी का मतलब महानदी, तो महानदी में क्या पाया जाए? हीरा पाया जाता है। तो हीराकुंड बांध में, यानी कि जो हीराकुंड बांध है ये महानदी पर स्थित है, और महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना हुआ है। इस बांध की लंबाई 25.8 किलोमीटर है। ये दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध भी है, तो मिट्टी का बांध भी है। ठीक है, यह बांध 1957 में पूरा हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है, भारत की पश्चिमतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की जो पश्चिमतम पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है। कौन सा? अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है, राजस्थान हरियाणा से होते हुए गुजरात तक फैली हुई है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू में स्थित है। यह वलित पर्वत का एक उदाहरण है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी की प्लेटों से बना। तो वलित पर्वत का मतलब क्या होता है? तो कई बार पूछा जाता है कि अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत का मतलब होता है जब पृथ्वी की दो प्लेटें हैं टकराती हैं, तो ऊपर का भाग इस प्रकार उठता है, तो उसे कहा जाता है वलित पर्वत। यानी कि जो पृथ्वी के प्लेटों के टकराने से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे वलित पर्वत कहा जाता है। तो अरावली का निर्माण भी कुछ इस प्रकार हुआ है। केरल में लगून झीलों को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? तो जो केरल में लगून झील है इन्हें स्थानीय रूप से कयाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो केरल के बैक वाटर खारे लंगूल और झीलों को एक नेटवर्क है, जो कि केरल में अपनी अनूठी पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? वेम्बनाड झील है, और वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील है। यह केरल राज्य में स्थित है। इसे कोटप्पयम या वेम्बनाड झील, आलाप्पुझा या पुदुमना झील और कोच्चि में कोच्चि झील के नाम से जाना जाता है। वेम्बनाड झील का क्षेत्रफल लगभग 2033 वर्ग किलोमीटर है। इसे भारत की सबसे लंबी बड़ी झील बताया गया है। अगला है,
ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है बैतूल। बैतूल एक महाराष्ट्र है, सॉरी मध्य प्रदेश में जगह है बैतूल, वहां से ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है, मुल्ताई नगर है और यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। मुल्ताई को पहले मूल तापी के नाम से जाना जाता था, जो ताप्ती माता के उद्गम स्थल का प्रतिनिधित्व करता है। अगला है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? जो दामोदर नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से। और छोटा नागपुर के पठार का एरिया कहाँ है? तो छोटा नागपुर के पठार का एरिया झारखंड है। ठीक है, तो दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यह नदी खमरपत पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, अगला है पुलिकट झील में स्थित द्वीप का नाम क्या है? तो पुलिकट झील है जो उसमें स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। कहाँ? श्रीहरिकोटा द्वीप। पुलिकट झील में स्थित द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। यह द्वीप भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और बंगाल की खाड़ी से पुलिकट झील को अलग करता है। पुलिकट झील भारत और दूसरी सबसे बड़ी लैगून है और यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो पुलिकट देखिए दो राज्यों में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। तो आपको यहाँ से याद रखना है। ये कुछ इस प्रकार इमेज है। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं, देखिए ये आपको ऊपर जो है एक मिनट ऊपर देखिए आंध्र प्रदेश दिख रहा है और नीचे तमिलनाडु दिख रहा है और ये पुलिकट झील है, दोनों में इस प्रकार फैली हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है वेवनाड झील में स्थित द्वीप कौन सा है? तो बिलिंगटन द्वीप जो है वेवनाड झील में स्थित द्वीप है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है रेड क्लिफ रेखा को कब खींचा गया था? तो रेड क्लिफ जो रेखा है किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसको 15 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के समय से खींचा गया था। किसके द्वारा? देखिए रेड क्लिफ रेखा को 17 अगस्त 1957 को भारत के जो विभाजन के बाद खींचा गया था। ठीक है, जब 15 अगस्त 1957 को हमारा 47 को क्या है देश आजाद हो गया था। ठीक है, तो 17 अगस्त को खींच दी गई थी रेखा। यह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा के रूप में कार्य करती है। इस रेखा को सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था और ये जो आप इमेज में देख सकते हैं ये है। ठीक है, आप इसमें इस इमेज में देख सकते हैं। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा कुल लंबाई है 3323, कितनी? 3323 ठीक किलोमीटर है। अगर मील में बात करें 2065 मील है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, तो 3323 किलोमीटर जो है पाकिस्तान की हमारी सीमा साझा कर होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी देशों का भी देख सकते हैं। जैसे आपसे प्रश्न में ये पूछ ले कि भारत और अफगानिस्तान की सीमा कुल कितनी साझा होती है? तो 106 किलोमीटर। ठीक है, वहीं पर पूछ ले भारत और चीन की तो 3488। भारत और बंगाल की, तो भारत और बंगाल की सीमा सबसे ज्यादा साझा होती है 4096 किलोमीटर। ठीक है, ये अभी मैं आगे आपको प्रश्न कराऊंगा। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? तो जो भारत का कौन सा राज्य है जो नेपाल है और भूटान को अलग करता है? तो सिक्किम है। देखिए यहाँ पे सिक्किम की लोकेशन देखिए, ये हमारा नेपाल है। ठीक है, और ये भूटान है। ठीक है, और बीच में दोनों के बीच में सिक्किम पड़ता है। तो सिक्किम जो है नेपाल और भूटान को अलग करता है, ये आपको याद रखना है। अगला है भारत और भूटान के बीच कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो भारत और भूटान के बीच 4 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से 4 राज्य हैं? भारत और भूटान के बीच 4 राज्यों की सीमा लगती है, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत और भूटान के बीच 699 किलोमीटर की सीमा है। ठीक है, तो देखिए ये है भूटान और ये भारत। ठीक है, तो इनमें आप मैंने बताया एक असम है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और क्या है? सिक्किम है। अगला है भारत और भूटान के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? तो 699 किलोमीटर, जो कि मैंने आपको बताया, जिसमें से असम 267 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 और सिक्किम 32 किलोमीटर अपनी सीमाएं साझा करता है। सबसे ज्यादा असम करता है। अगर पूछा जाए कि भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा साझा कौन सा भारत का राज्य करता है, तो असम करता है। भारत और नेपाल के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत और नेपाल के बीच की सीमा की लंबाई 1751। कितना? 1751। ये है नेपाल देखिए। ठीक है, और ये है भारत। तो भारत और नेपाल की सीमा 1751 है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला है देखिए, ये इस प्रकार आप इसमें देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बाउंड्री भी जो है नेपाल से लगती है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, एक सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल, ये सब की बाउंड्री लगती है। अगला है कारड्रम
पहाड़ियाँ किन राज्यों पर स्थित है? जो कार्डम पहाड़ियाँ किन राज्यों पर स्थित है? तो केरल और तमिलनाडु पर स्थित है। ठीक है, इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 में ईस्वी में किस स्थान पर जूट की स्थापना की थी? तो किसमें? रिसरा। रिसरा कहाँ है? कोलकाता में। तो इस जगह पे सबसे पहले जूट की जो है मिल की स्थापना की थी, जूट मिल की, यानी कि जूट की फैक्ट्री लगाई गई थी। जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में रिसरा कोलकाता के पास जूट मिल की स्थापना की। यह मिल भारत में स्थापित होने वाली पहली जूट मिल थी। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला है, पोत निर्माण यार्ड मझगांव डॉक कहाँ है? तो ये मुंबई में है। अगला है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य, कौन सा? भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगर आपसे वहीं पर पूछे विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य, यानी कि प्रोडक्शन, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ प्रोडक्शन होता है। अगला है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, अगला है, किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो काफी सरल प्रश्न है। जो बेंगलुरु है भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनियां हैं, आईटी अनुसंधान है, स्टार्टअप है, तो इसीलिए यहाँ पे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला है, किस शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो जो हैदराबाद है मोतियों का शहर इसे कहा जाता है। अगला है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में फैला है? जो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, कहाँ है? तमिलनाडु में। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न, तो याद रखिएगा। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर तमिल जो नाडु राज्य में स्थित है। यह 1986 में स्थापित किया गया था और दक्षिण पूर्व एशिया में पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व था। यह 10,000 यानी कि 10,500 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसमें 21 छोटे छोटे द्वीप और प्रवाल भित्तियां हैं। यह डुगोंड, समुद्री कछुए और अन्य संकटग्रस्तियों का घर भी है। अगला है, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस में स्थित है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ? छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। ठीक है, वहीं से इंद्रावती नाम की एक नदी बहती है, तो इसलिए उसका नाम इंद्रावती कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस शहर को 7 द्वीपों का शहर यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो जो मुंबई है, कहाँ? मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया या 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। अभी पहले आपको मैं मैप दिखा देता हूँ, फिर आपको भी ये बताऊंगा। देखिए, पहले मुंबई में क्या थे? 7 छोटे छोटे द्वीप थे। क्या? 7 छोटे छोटे द्वीप थे। ये आपको दिख रहे होंगे। 7 छोटे छोटे क्या थे पहले मुंबई में? द्वीप थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सातों द्वीप क्या इकट्ठे हो गए, जुड़ गए। पहले देखिए अलग अलग 7 द्वीप थे इस प्रकार। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर जुड़ने के बाद कुछ इस प्रकार द्वीप दिखने लगा मुंबई। तो 7 द्वीप थे पहले मुंबई में, लेकिन धीरे धीरे जुड़ गए तो मुंबई एक ऐसा दिखने लगा। तो 7 द्वीपों का शहर या गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पूछा जाए तो आपको मुंबई बताना है। ठीक है, तो मुंबई शहर 7 द्वीपों पर स्थित है, जो कि इतिहास में अलग अलग द्वीपों में से हैं, लेकिन अब वे एक साथ जुड़कर शहर बन गए हैं। इन 7 द्वीपों में शामिल माहिम, कोलाबा, मझगांव, बॉम्बे द्वीप, बूढ़ी महिलाओं का द्वीप, वारली और परेल है। ठीक है, यह आप याद रखना है। अब गेटवे ऑफ इंडिया का इतिहास ये है कि जो जॉर्ज पंचम थे, तो वो जब भारत आ रहे थे तो उनके स्वागत के लिए गेट बनाया गया था। ठीक है, अगला है, किस शहर को पूर्व का वेनिस के रूप में जाना जाता है? पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है, क्योंकि यह राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है और झीलों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि पिछोला झील। इसमें यह शहर झीलों का शहर भी कहलाता है। ठीक है, अगला है, जलेपला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वीप पर हुआ है? तो किस नदी द्वारा हुआ है? जो जलेपला दर्रा है, किस नदी द्वारा इसका निर्माण हुआ? तो तीस्ता नदी द्वारा। किस? तीस्ता नदी द्वारा। अब दर्रा क्या होता है वो देखिए। जैसे देखिए 2 पहाड़ हैं, इन 2 पहाड़ों के बीच का जो सकरीला रास्ता होता है उसे दर्रा कहा जाता है। जैसे आप ये चित्र में देख सकते हैं, ये रास्ता है और ये दोनों पहाड़ हैं दोनों तरफ, तो इसको दर्रा कहा जाता है। अगला है, कौन सा दर्रा उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा स्थित है। ठीक है,
अगला है सिक्किम के साथ भारत के कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? तो सिक्किम के साथ मात्र भारत का एक राज्य सीमा साझा करता है और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कंफ्यूज करता है। तो देखिए, ये हमारा सिक्किम है। सिक्किम के साथ साथ सिर्फ एक देश सीमा साझा करता है, उसका नाम है पश्चिम बंगाल। अगर आप देख पा रहे होंगे तो सिर्फ पश्चिम बंगाल इसके साथ सीमा साझा करता है, इसके अलावा कोई भी देश सीमा साझा नहीं करता। सिक्किम के साथ भारत का केवल एक राज्य पश्चिम बंगाल अपनी सीमा साझा करता है, नोट कर लीजिएगा। अगला है किस भारतीय राज्य की सीमाएं तीन देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगती हैं? तो सिक्किम की लगती हैं। ये क्या लगती है? सिक्किम। देखिए, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इधर चीन, ये तीनों की सिक्किम के साथ लगती हैं। ठीक है, गंगटोक है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? तो जो भारत की सबसे लंबी यानी कि स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। अब आपको याद रखना है कि भारत अपनी स्थलीय सीमा कुल 7 देशों के साथ साझा करता है। कौन कौन से 7 देश हैं ये आप देख लीजिए। जो 7 देशों में अगर बात करें तो आप एक ट्रिक याद रखिए, बचपन में MBA किया तो आपको बचपन याद रखना है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, फिर MBA म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, इस प्रकार क्रम से याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा सीमा साझा होती है हमारे साथ बांग्लादेश के साथ, लगभग 4096 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, इसके बाद 4 से चीन, दूसरे नंबर पर चीन के साथ साझा होती है, लगभग 3488। फिर इसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ साझा होती है, कितनी? 106 किलोमीटर। अगला है भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक, अगला है भारत और बांग्लादेश की बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत और जो बांग्लादेश के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? कितनी लंबाई है? तो इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 4096 किलोमीटर लंबाई है। और ये भारत जो है अपनी सर्वाधिक सीमा इसी देश के साथ साझा करता है। पेट 2022 में जब एग्जाम हुआ था तो सीधा सीधा प्रश्न आया था। अगला है चंबल नहर सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? तो यमुना बेसिन से संबंधित है। किसने? यमुना बेसिन से संबंधित है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना यमुना बेसिन से संबंधित है। चंबल नदी यमुना की एक मुख्य सहायक नदी है, जो कि गंगा जल निकासी प्रणाली का एक हिस्सा है। ठीक है, चंबल घाटी परियोजना में चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए। कौन कौन से 3 बांध है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, सागर बांध और जवाहर सागर बांध। इन बांधों के पानी को कोटा बैराज द्वारा नहरों के माध्यम से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला है भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो खनिज उत्पादक राज्य है वो झारखंड है। ये प्रश्न आपको भूलना नहीं है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो हमें खनिज है जो झारखंड के यहाँ से मिलते हैं, क्योंकि झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, ये पेटी वहाँ पाई जाती है। अगला है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के भाग का निर्माण करता है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान ये इसका निर्माण करता है। ठीक है, अगला है 39,033 वर्ग किलोमीटर के जल निकासी के क्षेत्र के साथ झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को कवर करने वाली पूर्व की ओर बहने वाली नदी बेसिन कौन सी है? तो ब्राह्मणी नदी बेसिन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के पास एक निकट मिर्जापुर से गुजरती है। कहाँ से? मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, आपको मिर्जापुर याद रखना है। देखिए, जहाँ से गुजरती है चित्र भी वहाँ दिया गया, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ये मिर्जापुर से ये समय रेखा गुजरती है। तो भारत की मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसे IST कहा जाता है, 82 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर से गुजरती है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर पास से गुजरती है। विकिपीडिया इस रेखा के पूरे मानक समय पर आधार माना जाता है। यह ग्रीन बीच माध्यम ग्रीन मीन टाइम में आता है, उनसे 5.5 घंटे आगे है। जैसे अभी हमारे पास 10 बज रहे हैं तो अमेरिका में 5.5 घंटा आगे जोड़ के देख लीजिए कि वहाँ क्या बज रहा होगा। अगला है भारत की मानक समय रेखा को और किस नाम से जाना जाता है? तो मानक भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है भारतीय अनुसंधान उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? इन सिटू संरक्षण के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा भारत की तटरेखा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के होकर गुजरती है? तो जो भारत की तटरेखा है 9 राज्यों और जो 4 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ गुजरती है।
9 राज्य कौन कौन से हैं जिनके साथ समुद्र की सीमा साझा करते हैं? जैसे देखिए 9 राज्य तो भारत तट के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो फैला हुआ है। 9 राज्यों में गुजरात की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, तो समुद्री सीमा गुजरात की सबसे ज़्यादा लगती है और सबसे लंबी, और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे लंबी सीमा रेखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 9 राज्य कौन कौन से हैं और 4 जो यूटी हैं ये कौन कौन से, आप पढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं, देखिए गुजरात है, फिर इसके बाद गुजरात है, फिर आएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, फिर इसके बाद ये है आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। ये सारी सीमा क्या है, इसके साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अगला है लद्दाख पर्वत श्रेणी किस पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा है? तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक, अगला है लद्दाख पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो लद्दाख पर्वत श्रेणी काराकोरम और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है लद्दाख। ठीक है, तो काराकोरम हो गया और जास्कर, जैसे मान लीजिए काराकोरम है और ये जास्कर, तो बीच में क्या है? लद्दाख पर्वत श्रेणी है। और लद्दाख पर्वत श्रेणी का आगे का विस्तार ही क्या कहलाता है? कैलाश पर्वत कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है विश्व में सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी माउंट राकापोसी कहाँ स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, कहाँ? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगला है गंडक नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो धौलागिरी पर्वत है जो कि नेपाल में है। ये गंडक नदी का उद्गम स्थल है। अगला है कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो कोसी नदी जो है अरुणधारा नेपाल से निकलती है, कोसी नदी। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में भी आती है। ठीक है, कोसी नदी का क्या है, ये पूरा मैप है, रिवर है, आप देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब आपके लिए मॉक टेस्ट है, आपने कितना सीखा। पहला प्रश्न है भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ये पहला प्रश्न है, आपको उत्तर जो है कमेंट में देना है। दूसरा प्रश्न है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न है जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 ईस्वी में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? अगला प्रश्न है किस शहर को मोतियों का शहर के रूप में जाना जाता है? ठीक है, अगला है भारत और नेपाल के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? ये सारे प्रश्न आपको कमेंट में जरूर देना। वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताना है, तथा अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।